ऑटोनमी एक या खुद मुख्तारी का तकाजा और मुतालबा एक लंबा सफ़र है और ये सूबाई दारुल हुकूमत पे जाके फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए, बल्कि अवाम के करीब तर जो हुक्मरानी की सतह है वहाँ तक पहुँचना चाहिए। हम देखते हैं कि 7वें NFC के बाद बहुत ज़्यादा वसाइल माजी की निस्बत, शायद अभी भी आइडियल ना हो लेकिन माजी की निस्बत ज़्यादा, और इख्तियारात 18वीं तरमीम ने दिए। क्या किया जाना चाहिए कि अवाम की ज़िंदगी में तब्दीली आए? ज़फ़र साहब, इसमें मैं समझता हूँ कि एक तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि 18th अमेंडमेंट ने से डेवोल्यूशन हुई नहीं, डेवोल्यूशन के दायरे का आगाज़ हुआ है। डेवोल्यूशन का साइकिल शुरू हुआ है और उसमें ये पाकिस्तान की तारीख़ में ये मुख्तलिफ क्यों है, मैं थोड़ी सी इस पर बात करूँगा। दुनिया के एक्सपीरियंसेस अगर आप देखें तो डिसेंट्रलाइजेशन का अमल रिप्रेजेंटेशन के अमल मुकम्मल होने के बाद शुरू हुआ है। यानी पहले वहाँ पे नुमाइंदा हुकूमतें और नुमाइंदा निज़ाम आए, उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन का अमल शुरू हुआ। पाकिस्तान में डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे जितनी भी मुहिमजोई की गई वो दुनिया की तारीख में तमाम उन मसाइल से आपका इशारा जो फौजी ताले आजमाओं के ताबे हमारे यहाँ 3 लोकल गवर्नमेंट्स के जो इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए, 1979 का और अयूब के दौर का बेसिक डेमोक्रेसी वाला, और उससे पहले भी अगर आप देखें तो कॉलोनियल लेगेसी में हमें 2 डिफरेंट लेजिस्लेशंस नज़र आती हैं, एक म्यूनिसिपल रेगुलेशन के लिए नज़र आती हैं और एक रूरल एरियाज़ के लिए नज़र आती हैं। उन तीनों के अंदर एक जो कॉमन करंट ये नज़र आता है कि आप रिप्रेजेंटेशन के निज़ाम को तहोबाला करके, यानी आप नुमाइंदगी के निज़ाम को ख़त्म करके डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का डिसेंट्रलाइजेशन का तजर्बा ओवरऑल हम देखते हैं कि ये रहा। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये हुआ है, ये एक सब्सटेंशियल डिफरेंस है कि जैसे मैंने कहा कि डेवोल्यूशन का दायरा शुरू हुआ है। 18वीं तरमीम ने यह किया है कि नुमाइंदा निज़ाम हुकूमत ने दरअसल डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया है, विच इज़ मोर कॉन्स्टिट्यूशनल नेचुरल। अब यहाँ पे जैसे डॉक्टर साहब ने भी इरशाद फरमाया, आपने भी इरशाद फरमाया, अब मसला ये है कि ये 3 लेवल पे मजीद प्री रिक्विजिट्स मांगता है। मैं आमतौर पे एक मेरा नुक्ता नज़र डेवलप हुआ 18th अमेंडमेंट को देखते हुए कि 2 बहसें हो रही हैं। एक तो ये बहस हो रही है कि इसकी कास्ट ऑफ कंप्लायंस क्या होगी, तो लोग कह रहे हैं कि ये तो इसकी कास्ट ऑफ कंप्लायंस बड़ी महंगी है। मैं ये कहता हूँ कि इसको देखें कि इसकी कास्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस क्या होगी। कास्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस ये होगी कि NFC का आपने जिक्र किया, आपने 18th अमेंडमेंट का जिक्र किया, आपने बहुत सारे इख्तियारात वफाक से सूबों को दे दिए। अब मसला ये है कि अगर वो सूबे वो इख्तियारात नीचे ज़िलों को, तहसील को, यूनियन काउंसिल को, विलेज को नहीं देते, और अल्टीमेटली जब विलेज तक पहुंचेगा, यूनियन काउंसिल तक पहुंचेगा तो अवाम तक पहुंचेगा। अवाम तक 18th अमेंडमेंट का रिलेशनशिप बुनियादी तौर पे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का इशू है, और वो सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो फिस्कल रिफॉर्म्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के साथ जुड़ा हुआ है प्रोविंशियल लेवल पे। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब पहली बार हुआ कि हमने देखा कि जो आर्टिकल 140A है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, उसमें 4 पैरामीटर्स बता दिए गए कि पॉलिटिकल डेवोल्यूशन भी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी होगी, फिजिकल भी होगी। तो क्या वजह है अभी तक चारों सूबों में से, और इस्लामाबाद में तो ना माजी में था ना अब है, इस तरफ सफ़र ही नहीं बढ़ा? देखिए, इसमें पॉलिटिकल विल का भी मसला है और साथ ही साथ एक वेस्टेड इंटरेस्ट प्रोविंशियल लीडरशिप का भी आ जाता है कि वो ये समझते हैं कि इख्तियारात अगर प्रोविंस तक पहुँचे हैं तो अब हमें इनको इस्तेमाल तो करना चाहिए। नुकसान तो उनका है कि उस क्लास ने इतनी बड़ी स्ट्रक्चरल तब्दीली की है और एंड यूजर को अगर उसका फायदा नहीं हो रहा तो फिर हम वफाकी कल्चर या आईनी कल्चर की बात, बिल्कुल ये रुकावट रहेगी और इसको पॉलिटिकल लेवल पे रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको चाहिए कि इस चीज़ को लॉन्ग रन में देखें, अपने इमीडिएट इंटरेस्ट को ना देखें। हो सकता है कि लोकल गवर्नमेंट के पहले इलेक्शंस में उनकी तवक्को के मुताबिक नताइज ना निकले, लेकिन ये कि लॉन्ग रन में इसका फ़ायदा पॉलिटिकल क्लास को होगा और पॉलिटिकल सिस्टम को होगा। अमजद भट्टी साहब, 18वीं तरमीम में और हमारे आइन में पहले भी मौजूद थे, जो बुनियादी हकूक़ हैं उनका दायरा बहुत वसी हुआ है और उन हकूक़ का ताल्लुक़ आम लोगों की ज़िंदगी से है। राइट टू एजुकेशन को तस्लीम भी किया गया और निसाब तालीम की ज़िम्मेदारी सूबों को दी गई। वफाक के कल्चर की बजाय हमें नज़र आया हम तो एक कौम ही नहीं रहेंगे। आप क्या कहेंगे? देखें, कौम
جو ہے وہ وولنٹری طریقے سے بنتی ہے. ہم نے ایک قوم بنانے کا تجربہ 71 تک کیا تھا، جس کا نتیجہ ہسٹری نے ہمیں بتایا کہ یعنی کہ جبر کے زاویے سے اس کو جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمارے استاد ہیں، ہی ول بیل می آؤٹ، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوموجنائزیشن کا پروجیکٹ تھا. تو جو ایک قوم بنانے کا کانسیپٹ یا پروجیکٹ ہے، یہ ایک پروجیکٹ کے طور پہ اس ریاست نے بنایا کہ جی پورے پاکستان کو ایک قوم بنا دیں. وہ تاریخ نے ہمیں ثابت کیا کہ وہ جبرن یا ورٹیکلی یا اوپر سے ایک قوم نہیں بنتی، قوم بنتی ہے رضاکارانہ طور پہ ایک. اور یہ ایک قوم کا تصور بھی جو ہے نا، یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ انسیکیورٹی سے نکلا ہے. اس کے پیچھے جو پورا سٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ یو آر ناٹ کانفیڈنٹ اینڈ سیکیور آف بینگ ڈائیورس. تو انڈیا کی جو انڈین سویلائزیشن کی اور پاکستانی سویلائزیشن کی جو تاریخ ہے وہ تو ہے ہی پلورلزم کی بنیاد پہ. اس میں یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی ہے. تو ڈائیورسٹی کے بغیر یونٹی کا کانسیپٹ ہو نہیں سکتا. ہم یقیناً گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.